हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ जो इस हफ्ते थी रेलेवेंट और जिसको आपको करना है मैप पे मार्क, ताकि आपको बाद में उसको बिल्कुल भी रिवाइज ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन पहले एक क्वेश्चन के साथ, जहां देखेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप बताइए मुझे, द कर्ट स्ट्रेट, a strategically significant waterway recently in news due to global regional tensions, connects which of the two following water bodies? अब एक ऐसा स्ट्रेट है जिसका नाम है कट स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो एक बॉडी है वाटर की, जो दो लैंड को सेपरेट करती है, यानी एक लैंड यहां तक है, दूसरा लैंड यहां तक है, और बीच में अगर वाटर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेट। और अगर दो वाटर बॉडीज के बीच में एक लैंड की स्ट्रिप जाती है तो वो कहलाएगी इस्थमस। तो आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रेट न्यूज में था, जो कि कर्ट स्ट्रेट है। कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ अज़ोव, यहाँ पे क्रिमियन पेनिनसुला है और क्रास्नोदर क्राई है। कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, सेपरेट्स क्रिमियन पेनिनसुला एंड ओडेसा ओबाल्ट। कनेक्ट्स सी ऑफ अज़ोव विद कैस्पियन सी, कनेक्ट्स ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमरा, जहाँ पे रोस्टोव ओबाल्स और क्रास्नोदर क्राई को डिफरेंशिएट करता है। ये लास्ट में क्रिमियन पेनिनसुला और रोमानिया को सेपरेट करता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपको पहले ये ध्यान रखना है कि किन दो वाटर बॉडीज को वो सेपरेट कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्ट मतलब क्या? इन दोनों को कनेक्ट करता है और उनको सेपरेट करता है। ध्यान रखिए, स्ट्रेट में क्या होता है? स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी सेपरेटिंग टू लैंड बॉडीज, ठीक है। जैसे दो पेनिनसुलास को अलग अलग कर रहा है, जोड़ेगा किसको? दो वाटर बॉडीज को। सो यही आपको ध्यान रखना है। बताइए क्या आंसर है, किसको कनेक्ट कर रहा है? ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, अज़ोव, कैस्पियन, या ब्लैक सी और मरमरा? ये रिसेंटली भी नहीं, बहुत सालों से, बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट में है ये रीजन, तो इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपका आंसर गलत है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद, तो प्लीज एक बार अपने एटलस में जाके इस एरिया को मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगले एक साल ये एरिया लगातार न्यूज में रहने वाला है और एक साल से न्यूज में रहा है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है किर्गिस्तान के बारे में। अब किर्गिस्तान पहली बात एक लैंडलॉक कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री जहां पर कुछ चीजें हुई हैं। सबसे पहले यह हुआ कि उन्होंने भारत के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की है। इस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का मतलब क्या है? यानी भारत और किर्गिस्तान अब फोकस करेंगे एक दूसरे के साथ और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप करने के ऊपर। रिलेशंस कैसे डेवलप होंगे? तो एक बीआईटी साइन हुआ। बीआईटी के अलावा कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट हुई हैं कि भाई बीआईटी के तहत वो और क्या क्या एग्रीमेंट्स करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लैंडलॉक्ड है, तो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, क्या आप उसको मैप पे मार्क कर सकते हैं, किस एरिया में सिचुएटेड है। बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए सेंट्रल एशिया में कहाँ लोकेटेड है। इससे पिछला टॉपिक जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, कर्ट स्ट्रेट वाला पॉइंट, ये रहा वो कर्ट स्ट्रेट। ये क्यों न्यूज़ में, इसको दोबारा एक बार रिपीट हम करेंगे एक बार आगे बढ़ने के बाद। पहली बात तो ये हमने समझ लिया। अब आते हैं सीधा किर्गिस्तान के ऊपर। पहली बात, किर्गिस्तान है क्या और कहाँ लोकेटेड है? तो किर्गिस्तान, अगर आप इंडिया से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप पहुंचेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बीच बाद आपको मिलेगा वखान कॉरिडोर, और वखान कॉरिडोर के ठीक ऊपर आपको मिलता है तजिकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, जहां पर इंडिया के दो इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं, आईनी और फारखोर। और अगर आप तजिकिस्तान से भी ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के साथ भारत की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, जिसके तहत दोनों देशों में ट्रेड के बढ़ने की संभावना है। अभी तक दिक्कत यह है कि ट्रेड बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है इस जगह का, कि भारत यहां तक पहुंचेगा कैसे। इस कमी के कारण हम यहाँ ठीक से पहुंच नहीं पा रहे, चीजें आगे डेवलप नहीं हो पा रही। अदरवाइज तो भारत के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का, इसको डेवलप करने का, ट्रेड करने का। ये कॉन्सेप्ट हो गया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक और वजह से न्यूज में है, क्योंकि किर्गिस्तान में लेनिन की एक बहुत बड़ी स्टैचू थी जिसको हटा दिया गया। अब लेनिन वाज रेवोल्यूशनरी, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और ये इलाका भी पहले यूएसएसआर का पार्ट था, यानी किर्गिस्तान भी यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 में बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ साथ किर्गिस्तान भी आज़ाद हुआ। जब ये आज़ाद होकर अलग हुआ, उसके बाद बात बनी कि भाई आगे क्या होगा। अब तो इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, अपने ऊपर फोकस किया कि हम डेवलप करेंगे, चीज़ें आगे लेके जाएंगे। वहाँ पर किर्गिस्तान ने अपनी चीज़ों पर के ऊपर, अपने नेशनल आइकन्स के ऊपर फोकस किया। लेकिन फिर भी लेनिन की स्टैचूज पूरे किर्गिस्तान में क्या, पूरे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान में फैली हुई है, क्योंकि ये पांचों कंट्री जो सेंट्रल एशिया की हैं पहले यूएसएसआर का पार्ट थी। तो अब लेनिन को हटाने की, मूर्ति हटाने के बाद ये जो चीज़ें हुई हैं, इससे ये दिखता है कि भाई किस तरह लगातार कोशिश हो रही है कि और वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पुश करे। अब जब इनसे पूछा कि एक बार आपने लेनिन की स्टैचूज को क्यों हटाया, तो उन्होंने कहा हम अपने देश का और अपने राज्यों का, अपने शहरों का सौंदर्यीकरण कर रहे थे। इमेजिन लेनिन जैसे फिगर की पुतले को या स्टैचू को हटाना,
ये दिखाता है कैसे सेंट्रल एशियन इकोनॉमी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपनी आइडेंटिटी को पुश करना चाहती है। ठीक वैसा हमने देखा कि भाई भारत के साथ एक तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई इसी हफ्ते और दूसरा मॉस्को का बड़ा सा स्टैचू हटाया। तो सेंट्रल एशिया में पॉलिटिक्स जो है वो फिर सामने आई कि कैसे इस रीजन में लेनिन का एक बड़ा रोल है और कैसे उन्होंने रेवोल्यूशंस को रन किया है, कैसे चीज़ों को शेप अप किया है। और सोवियत्स के बाहर निकलने वाली जो नई रिपब्लिक्स थी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो 1991 में आज़ाद हुई सोवियत रिपब्लिक के विघटन के बाद, वो कैसे सोवियत आइकन्स का या उनके हीरोज का जो एक इम्पैक्ट है अपने देश और समाज के ऊपर, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस है कि भाई किस तरह से भी हम फोकस करें डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन साथ में अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनाने के ऊपर। तो इसी के तहत लेनिन को वहां से हटाया गया। तो न्यूज़ में थे किर्गिस्तान के बारे में। जब भी आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं होती किर्गिस्तान कहाँ लोकेटेड है। तजिकिस्तान के ठीक ऊपर है। तजिकिस्तान में 2 बेसिस हैं, किर्गिस्तान उससे ऊपर है, साइड में उज्बेकिस्तान है। इट्स अ लैंडलॉक कंट्री। एक बार कर्ज स्ट्रेट वाला पॉइंट था वो आपको पता लग गया, सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी के बीच में है। ये रहा, यहाँ पे क्रीमिया का पेनिनसुला है जिसको रशिया ने कैप्चर किया था 2014 में। ये रशिया कनेक्ट करता है, यहाँ पर एक कर्च ब्रिज है। अब इसको देखते हैं और डिटेल में। 2 टॉपिक हमने रिवाइज भी कर लिया। अगला टॉपिक है नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट एक ऐसा एरिया है जो न्यूज में है बिकॉज यहां पर देखा गया है अचानक से मूवमेंट बढ़ गई है शिप्स की और ट्रैफिक बढ़ गया है। और खासतौर पे यहाँ पे ट्रेड होता है काफ़ी ज़्यादा। मोस्टली जो ट्रेड होता है वो ट्रेड रशियन शिप्स के द्वारा होता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां आज से पहले या कुछ सालों पहले बिल्कुल व्यापार का आप सपना भी नहीं देख सकते थे। क्यों, जरा उसको समझते हैं। पहले नॉर्दर्न सी रूट क्या है पहले वो समझते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर आप गौर करो, अगर आप देखोगे ना, रशिया अगर मान लो आपको ट्रेड करना चाहता है किसी देश के साथ, तो अभी जो वो रूट लेता है वो या तो व्लादिवोस्तोक से यहाँ से घूमते हुए ऐसे जाते हैं, और अगर आपको जापान से यहाँ सामान भेजना है, यूरोप से भेजना है, इंडिया से भेजना है, तो यही रूट आप लोगे। आप अपना इंडो पैसिफिक में आओगे, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, मेडिटेरेनियन, इधर से आप क्रॉस करते करते फिर पहुंचोगे रशिया। ये रूट अभी तक माना जाता था जो नॉर्मली फॉलो होता था। अब तो आप कहोगे ऊपर वाला रूट फॉलो क्यों नहीं होता था? क्योंकि यहाँ आर्कटिक है, नॉर्थ पोल है। अब ये हमेशा फ्रोजन रहता था, मतलब हमेशा जमा हुआ रहता था। तो यहाँ पर पोर्ट्स का एक्सेस साल भर होता नहीं था। और कुछ महीने जब गर्मियों के होते थे तब भी बर्फ इतनी जमी रहती थी कि शिप्स यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज क्या हुआ कि यहाँ पर बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो गई। अब इस पिघलती हुई बर्फ के ऊपर रास्ता बनाना आसान हो गया। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हुआ ये है कि जो आर्कटिक का रीजन है वहाँ इतनी बर्फ पिघली है कि वहाँ मूवमेंट ऑफ शिप्स आसान हो गए। अब जब मूवमेंट ऑफ शिप्स यहाँ पर भर भर के होंगे तो काफ़ी इजीली यहाँ से ट्रैफिक बढ़ेगा। और इसका फायदा किसको है? तो रशिया को। रशिया को नॉर्मली देखो सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ है तो इतना घूम के आना पड़ता था। अब मान लो इनको जापान या चाइना के साथ ट्रेड करना है तो पीछे पीछे ट्रेड कर सकते हैं, कम डिस्टेंस से ट्रेड हो जाएगा। इनको अगर कनाडा और यूएसए के साथ ट्रेड करना है, देखो ये रहा अलास्का, यहीं से पहुंच जाएंगे, यहाँ से पूरे रशिया में कहीं भी सामान अपना लेके आ सकते हैं, इधर से ट्रेड कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न सी रूट में अब ट्रैफिक बढ़ता दिख रहा है। वो दिखाता है कि कैसे एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरे कैसे रशिया को एडवांटेज हो सकता है, और कैसे एक नया सी रूट बनने के बाद ग्लोबल ट्रेड और जियो पॉलिटिक्स पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो नॉर्दर्न सी रूट अगर पूछा जाए तो यहाँ पर नॉर्दर्न सी असल में यहाँ नहीं है, नॉर्दर्न सी इधर है। आपको मेडिटेरेनियन क्रॉस करोगे तो इंग्लैंड और यहाँ के पास में आपको नॉर्दर्न सी मिलेगा। लेकिन नॉर्दर्न सी रूट की जब बात आ रही है तो वो ये वाला सी है, उसका नाम है नॉर्थ सी और ये है नॉर्दर्न सी रूट। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी इसमें नहीं होना है, ठीक है। अब जब आप रशिया को देखो ना, तो रशिया की एक हमेशा, चाहे यूक्रेन की वॉर की बात करो, चाहे न्यू सिल्क रूट की बात करो जो चाइना ने बनाया है, चाहे ये नॉर्दर्न सी रूट की बात करो जो रशिया जिसको और ज़रा पुश करना चाहता है, इन सब के पीछे रशिया की ज्योग्राफी का रोल है। तो आप पूछोगे ये क्या है, तो वो देखिए। अब रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, लेकिन इसके साथ हमेशा एक दर्द रहा है कि इनके पास वार्म वाटर पोर्ट्स की कमी रही है। यानी इनके आसपास जो मेजर पोर्ट्स हैं वो सारे पोर्ट सर्दियों में जम जाते हैं। ये पूरा इलाका सर्दियों में जम जाता है, व्हाइट सी, लैपटॉप सी, कैरा सी का इलाका। यहाँ पर ब्लैक सी के आसपास इकलौता इनके पास कुछ रूट है, और थोड़ा बहुत ये इधर नॉर्थ सी के आसपास से यहाँ अपने इलाके से सेंट पीटर्सबर्ग से ट्रेड कर लेते हैं। तो एक ही मेजर पोर्ट है सेंट पीटर्सबर्ग जो साल भर गर्म पानी इनको प्रोवाइड करता है, नहीं तो वो ब्लैक सी का सहारा लेते हैं। और ब्लैक सी में भी यूक्रेन के इरादे थोड़े इनको बुरे लग रहे थे, तो उन्होंने यूक्रेन पर जंग छेड़ दी, क्योंकि यूक्रेन के आसपास नेटो पहुंचता जा रहा था। तो इसलिए इनको ब्लैक सी में अपने लिए एक्सेस को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए ब्लैक सी में भी अपने आप को पुश कर रहे थे। और ये नया रास्ता खुला है, तो ऊपर वाला इलाका इट्स नॉर्दर्न सी रूट, यहाँ ब्लैक सी है। अगेन यहाँ पर जो इलाका है, यहाँ ये अपने आप को पुश यहाँ भी करना चाहते थे। यूक्रेन का ये जो इलाका यहाँ देख रहे हैं, ये वाला, ये दिस इज क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला को इन्होंने 2014 में कब्जे में ले लिया था। और ये है वाटर बॉडी देख रहे हो, दिस इज कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है, एंड दिस इज सी ऑफ अज़ोव।
तो वो भी ज़रा देखेंगे अभी। पर ये हर जगह जो अपना पैर पसारना चाह रहे हैं ताकि इनको और ज़्यादा पोर्ट का एक्सेस मिल सके, ताकि साल भर ये व्यापार कर सकें। जो पोर्ट केवल गर्मियों में काम करते हैं, सर्दियों में आपके पास बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है व्यापार को लेकर, अनाज को लेकर। क्योंकि देखो, रशिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो ऑयल, गैस, कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करती है। तो अगर पोर्ट का एक्सेस नहीं रहेगा जो साल भर ऑपरेशनल हो, तो रशिया व्यापार कैसे करेगा, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कैसे करेगा? एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो पैसे कैसे कमाएगा? तो इन चक्करों में ये इलाका थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। तो ये कहानी है किसकी? रशिया की। और इस विवाद की थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने नॉर्दर्न सी रूट समझ लिया। अब देखिए, नया नॉर्दर्न सी रूट बिल्कुल रास्ते को कम कर देगा। ऑलरेडी जो रूट है उसके मुकाबले अगर आप देखो तो काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी बेहतरी यहाँ पर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक कंट्री और की। इकोवास पे बाद में आएंगे, जरा ना पहले हम अगला टॉपिक अपना देख लेते हैं, विच इज़ ऑफ कर्च स्ट्रेट। ये एरिया न्यूज़ में है। देखिए, कर्च स्ट्रेट ये स्ट्रेट है जो मैंने आपको पहले बोला, दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। किसको? एक तो सी ऑफ अजोव को और दूसरा ब्लैक सी को। मैंने आपको पहले बोला इसको 2014 को क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 में इन्होंने कब्जे में ले लिया था रशिया ने। अब जो है, आप मैरियोपोल देख लो, इस इलाके पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। यहाँ लुहांस्क और डोनबास का रीजन यूक्रेन का है, वहाँ पे अपना कब्जा जमा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि इस वॉर में हाल में यूक्रेन ने बहुत बुरी तरह से अटैक रशिया पे किया है। ड्रोन अटैक्स लगातार ये कर रहे हैं। और उनमें से अब इनकी कोशिश है कि यहाँ पर एक कर्च ब्रिज बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर कर्च ब्रिज है। तो कर्च ब्रिज क्या करता है? रशिया को कनेक्ट करता है क्रीमिया के साथ। तो उस ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की और कहा यह जा रहा है कि शायद वो ब्रिज उड़ भी चुका है, उसको तबाह कर दिया जा चुका है। तो इट्स अ मेजर स्टेप, और जिसे कहते हैं ना ऑफेंसिव है यूक्रेन का, ताकि वो अपना दबदबा स्थित कर दे। तो यहाँ पर कर्च ब्रिज है जिसको गिरा दिया गया, और अभी तक कंफर्मेशन नहीं है रशिया और यूक्रेन क्रीमिया के बीच में। क्रीमिया इज अगेन ऑक्यूपाइड बाय रशिया। पहले पार्ट क्रीमिया का था, लेकिन अभी दोनों ही रशिया के हिस्से में आ जाते हैं। तो इसको कनेक्ट करता था। इस पुल को तोड़ने का मतलब कनेक्टिविटी को बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ से हो सकती है। अब कर्च ब्रिज क्यों महत्वपूर्ण है? ये इकलौती वाटर बॉडीज है जो सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी को जोड़ती है। तो ये कर्च पेनिनसुला को और तमन पेनिनसुला को आपस में कर्च ब्रिज के बाद आप जोड़ते हैं। जो कर्च स्ट्रेट है वो अलग अलग करता है दोनों को, तो कर्च ब्रिज इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के आसपास जो नाम है, एक तो पहले किसको किसको जोड़ रहा है, पेनिनसुला को, प्लस जो चुश्का लैंडस्पिट है वो इसके पास में ही है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये इलाका जियोपॉलिटिकली। तो इससे जुड़े हुए नाम आप अवश्य याद रखिए। ठीक है, तो आई होप याद रहेगा कर्च स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रहा है, सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ। और यहाँ पर जो आपकी ब्लैड ब्रिज बनाया गया उसके बारे में हमने जान लिया। अगला टॉपिक है एक ग्रुप का जो कि अफ्रीका बेस्ड है। मैं बात कर रहा हूँ इकोवास की। नाउ व्हाट इज इकोवास? इकोवास असल में अफ्रीका के 15 कंट्रीज का एक समूह है, और इसके आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50 साल पूरे हो गए इसी महीने, इसी हफ्ते। तो 50 साल पूरे हुए और इकोवास खड़ा किया गया था ताकि वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जो है, इकोवास का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, यह है इकोवास। यानी इनको एक तरह का ईयू बनना था, जो अनफॉर्चुनेटली ये बन नहीं सके क्योंकि इनके बीच में विवाद बहुत सारे थे। तो इसको अब हो गए लगभग 50 साल। तो अगेन ये टॉपिक आया है न्यूज़ में। अब इकोवास का एम क्या है वो देख लो। इकोवास का मेन एम था कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, ताकि इन इलाकों में एक इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग जोन बनाया जा सके जिनके अंदर मुक्त व्यापार हो, ट्रेड बढ़े और चीज़ें आगे बढ़ें। इकोवास स्टैब्लिश हुआ था बाय ट्रीटी ऑफ लेगोस इन 1971, ट्रीटी ऑफ लेगोस 1975 सॉरी, और 2025 में 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ न्यूज़ में एक और चीज़ थी कि 3 देश ऐसे थे जो कि पहले इकोवास के मेंबर थे, फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मिलिट्री कू हुआ और वहाँ की सरकारें बदली गई। तो उसको लेकर विवाद था। 3 देशों ने फिर अपना अलग एक साहिल अलायंस बना लिया था। वो 3 देश कौन से हैं? माली, नाइजर और बर्किना फासो। माली, नाइजर और बर्किना फासो, इन 3 देशों ने अपना अलग एक ट्राइंगल बना लिया। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, माली, नाइजर, बर्किना फासो, इन तीनों ने अपना एक बना लिया था एरिया जिसको कहते हैं हम अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। इन्होंने कहा था साहिल स्टेट्स का अलायंस बना लेंगे, हम अलग ही अपना तीनों का ग्रुप बना लेंगे। ये इसका एक ट्रेड ग्रुप बनाना चाहते थे 15 का, हम तीनों अपना एक ट्रेड ग्रुप बना लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये उससे थोड़ा सा अभी सस्पेंडेड है, अलग अपना ट्रेड ग्रुप सा बना रहे हैं। और यहीं पर इन तीनों के बीच में एक इलाका है जहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसका नाम है लिप्ताको गोरमा रीजन। अगर आपसे पूछे लिप्ताको गोरमा रीजन कहाँ पर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद और युद्ध होती रहती है, तो वो नाइजर, माली और बर्किना फासो के बीच के इलाके को ही कहते हैं। जरा देखते हैं कहाँ पर है। ठीक है, ये जो इलाका है ना आपका, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ आपको दिखता है लिप्ताको
गोरमा रीजन, जहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। और ये तीनों ही कंट्रीज जो है, माली, नाइजर, बर्किना फासो, इन्होंने अपना साहिल अलायंस बना लिया। ओवरऑल 15 देशों का इकोवॉस है, 1975 में बना था ताकि फ्री ट्रेड हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, चीज़ें आगे बढ़ सके। पर यहाँ पर अक्सर पॉवर्टी है, इंसर्जेंसी होती रहती है, जिहादिस्ट अटैक होते रहते हैं। इन प्रॉब्लम से ये इलाका हमेशा ग्रस्त रहा है और इसको 50 साल हो गए जो अपने ऑब्जेक्टिव से उसको पूरा नहीं कर पाया। पर हाँ, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके साथ भारत अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकता है, और यही कोशिश है इकोवॉस को लेकर भारत की भी आज के टाइम में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाइना की। चाइना ने डेवलप किया है एक रिएक्टर, एक ऐसा रिएक्टर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है जिंगहुआओ। और ये जहाँ बनाया गया है उस लोकेशन का नाम है जियांगजी प्रोविंस। तो यहाँ है जियांगजी प्रोविंस। 2.3 बिलियन की लागत से एक मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ स्टैब्लिश किया गया है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। फ्यूजन रिएक्टर है ये, जहाँ भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर पाएंगे। इट कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। सो इसकी डिक्लेरेशन हो चुकी है। कहाँ पर? जियांगजी में। जियांगजी पूछा जाए तो आप चाइना बोलोगे, उम्मीद थी आप यही बोलोगे, लेकिन क्या इसका संबंध है? तो यहाँ पर एक मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज जिंगहू पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है चाइना के द्वारा। इसको नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो ये पहला फ्यूजन पावर प्लांट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब सी ऑफ अजोव कहाँ है, कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ पर है, क्रीमिया कहाँ पर है, ये पता लग गया, ठीक है। कर्च ब्रिज के ऊपर क्यों अटैक किया गया, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, किस किस पेनिनसुला को जोड़ता है, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी हमने समझ लिया। अब एक न्यूज़ और आई है इटली से। इटली में माउंट एटना में फिर इस बार विस्फोट हुआ है। तो माउंट एटना कहाँ है? तो सिसिली के पास माउंट एटना है। बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिकल जो है, ये एक वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आपसे पूछा जा सकता है कहाँ लोकेटेड है, कई मेडिटेरियन और ट्राइनियन सी के बीच में है या एड्रियाटिक और मेडिटेरियन के बीच में। तो देखिए इसके आसपास देखो, तो ऊपर इटली के साइड जो आप देखते हो ना, ये ट्रायंगल से बन रहा है, यहाँ पर है आपका एड्रियाटिक सी। यहाँ से देखो, ये रहा एड्रियाटिक सी। ये जो इलाका है यहाँ आयोनियन सी है, ठीक है। इधर आ जाओ इस रीजन में, तो यहाँ आपको टायरेनियन सी बनता है। फिर यहाँ पर आपको सर्डानिया कॉर्सिका का रीजन आएगा। ये तो पूरा वैसे मेडिटेरियन, इधर आपको मेडिटेरियन सी मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम याद रखिए, टायरियन सी किस इलाके के बीच में है? सर्डिनिया और सिसिली के बीच में है। इधर सिसिली आ गया, सिसिली में आपका माउंट एटना आता है। फिर यहाँ पर आयोनियन सी है, यहाँ पर आपका एड्रियाटिक सी ऊपर मिल जाएगा। तो जो मेडिटेरियन का इलाका है, यहाँ के नाम थोड़ी सा आपको याद कर लेने चाहिए। अब इसके बाद थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। माउंट एटना सबसे बड़ा यूरोप का एक्टिव वॉल्केनो है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सिसिली में है, लार्जेस्ट मेडिटेरियन आइलैंड में। हाईएस्ट पीक है जो साउथ ऑफ एल्प्स में, यही है। और इसमें 5 समिट क्रैटर्स जो जिसकी वजह से इतना विस्फोट होते हैं, और इन्हें स्ट्रम्बोलियन इरप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रस्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनसे रॉक्स और सिंडर्स 100 मीटर हवा में बह जाते हैं, जिसकी वजह से गैस बढ़ जाती है मैग्मा चैम्बर में। मैग्मा चैम्बर में गैस बढ़ने की, जैसे अगर ये माउंटेन है तो चैम्बर में गैस बढ़ जाती है। इस गैस की वजह से विस्फोट होता है और जो अवशेष हैं वो काफ़ी दूर तक हवा में फैल जाते हैं। ऐसे किसी भी विस्फोट को हम ट्रम्बोलियन इरप्शंस कहते हैं, और इसे ट्रम्बोली वोल्केनो के नाम से रखा गया। ट्रम्बोली वोल्केनो काफ़ी ज़्यादा इरप्ट इस तरह से करता है, जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी रहता है। तो ये बात होगी इटली की सिसिली की, इटली के माउंट एटना की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लगातार विस्फोट होता रहता है, तो आपको ये याद रहेगा। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी हो। आपको करना ही है कि एटलस पे जाके इनको मार्क करना है। कोई भी डाउट या कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे।